हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है तुमने देखा होगा सेव जेई 2026 प्रॉपर क्लिक बेट वाला हाई इंप्रेशन वाला जो है थंबनेल का इस्तेमाल किया गया है। और कईयों को लगा होगा यार ये फिर वही करेगा, उठाएगा आज पीपीटी लाएगा और 5 पॉइंट दे देगा, वही हमने सुने हुए होंगे, वो वही घिसी घिटी बातें करेगा, हटाओ क्या ही करना है। लेकिन मैंने भी ऐसा ऑब्जर्व किया कि भाई कमेंट्स में ये सब आ रहा है, तो मैंने ये सोचा कि इस समय कुछ 4 महीने का समय बचा है तुम्हारे पास, कुछ ऐसी हटके कौन सी बातें हैं जो टॉपर बच्चा नहीं करेगा, है ना, और रेगुलर बच्चा कर रहा होगा जो उसको दिक्कत देगी, और वो ना एकदम ट्रेंडिंग बातें नहीं है। देखो सबको पता है कि एडटेक स्पेस में, एडटेक भी नहीं, हम तो चलो यूट्यूब स्पेस हो गया, जेई का जो यूट्यूब स्पेस है वहां पे कुछ ही लिमिटेड एडवाइसेस हैं जो रिपीट होती रहती है। बालकों ने वो सुन ली, थोड़ा रिइंफोर्स भी हो गई, बात खत्म हो गई, है ना। तो मैं गया, अब मैं कहा यार ये घिसी पिटी एडवाइस नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि सुन ली है, हमारे बालक अच्छे हैं। पिछले मैं कुछ वीडियोस पे रीच भी देख रहा था जो 2026 के, तो बढ़िया रीच है, मतलब तुम लोगों ने सुन लिया है, उस बात को अधिकतम तक पहुंच गई है। तो मैं कहा कि यार कुछ और बातें अभी भी रह गई हैं जो मुझे कमेंट्स में दिखाई दी हैं और मेंटोरशिप में दिखाई दी हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें 1.5 आउट ऑफ द 5 एडवाइजेस आर वेरी बोरिंग वंस एंड आर द वंस व्हिच आई हैव टोल्ड यू रिपीटेडली ओवर टाइम and I've still put them in because they are very important, so I would ask you to please listen to those again। बाकी कुछ मैंने नई बातें करी हैं, कुछ नई चीजें। क्या करता हूं, जब मैं नई चीजें लेकर आता हूं तो उससे मेरा ये तात्पर्य होता है मैं वापस जाता हूं 2 साल पहले, 3 साल पहले, अपने उन दिनों में, सोचता हूं कि एवरीडे मुझे क्या दिक्कतें आती थी। मेंटोरशिप में बच्चों से बात करता हूं, उनको क्या दिक्कतें आ रही, फिर वहां से निचोड़ के कुछ 2-3 बातें जो मुझे नई समझ आई, अच्छी समझ आई, वो भी मैं इस वीडियो में तुम्हारे लिए ले आया हूं, ठीक है। तो वही यार, कुछ वीडियो बनाने में बहुत ही मजा आ जाता है, तो ये वैसा वाला वीडियो होने वाला है और इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज और सबसे बोरिंग एडवाइस, भैया बोरिंग एडवाइस पहले ही डाल दी, इंप्रेशन सारा गिर जाएगा, सीटीआर गिर जाएगा, रिटेंशन गिर जाएगा, स्टार्ट्स खराब होने दो, कोई बात नहीं, तुम तक जेन्युइन बात पहुंच जाएगी आगे। बहुत ज्यादा जरूरी कि मुझे इससे समझ आता है मटीरियल गैदरिंग इवन एट दिस पॉइंट तुम्हारी चल रही है। 4 महीने का तुम्हारा जेई का पेपर बचा है और इसमें भी अगर तुम अभी यही लगे हो कि मैंने ये कोर्स दिया, वो कोर्स दिखा, भैया मैं इस कोर्स में ऑलरेडी हूं, मुझे वो भी अच्छा लग रहा है तो मैं वो लूं क्या, फोमो क्रिएट हो रहा है। अगर तुम अभी भी इस सब चीजों में लगे हुए हो तो भैया अब तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर अभी नहीं छोड़ा, अब छोड़ दो, इस वीडियो को देखने के बाद ये सब फालतूगिरी छोड़ दो, तो हो सकता है, कोई उम्मीद है, इसके बाद भी करते रहोगे तो बात बननी ही नहीं है। बहुत सीधी बात है। क्या कर रहे हो, मतलब 4 महीने बचे हैं, अब क्या ही इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। मेरे पीपीटी वाले भाई साहब को मैंने ये सेंटेंस भेजा, उन्होंने डाल भी दिया। मैं कहा यही यार, 4 महीने बचे, आप क्या ही इकट्ठा कर रहे हो यार। तो मैं फाइनल चीजें बता रहा हूं, तुम्हें क्या चाहिए। एक पीवाईक्यू बुक चाहिए तुम्हें, जिससे तुम जेई मेंस के 11th क्लास के चैप्टर्स के और 12th क्लास के चैप्टर्स के पीवाईक्यूज लगाओगे। एक मॉड्यूल या एक रेफरेंस बुक्स चाहिए उन चैप्टर्स के लिए जो तुमने 12th में अभी रिमेनिंग है। तुम्हारा 12th का सिलेबस अभी सारा नहीं हुआ होगा, तो जितना बचा है उसके लिए एक तुम्हें मॉड्यूल चाहिए और एक सेट ऑफ लेक्चर्स चाहिए इन्हीं की जो है तुम्हें प्रैक्टिस करने, थ्योरी वगैरह कवर करने के लिए, जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं। इसके अलावा इस समय तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सवाल वगैरह भी जो हैं वो सारे इसी मॉड्यूल में मिल जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और पीवाईक्यूज में लगाने बोलता हूं तो वो पीवाईक्यू बुक में मिल जाएंगे। अब रिसर्च करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना भाई। देखो मान लिया कि तुम सोचोगे भैया मेरे पास किताब नहीं है तो मैं क्या करूं, एक ले लो, उसमें उतना वक्त लगा लो, ठीक है। रिसर्च करने में मेरा ये नहीं है, एक कर लो रिसर्च, एक की इतना वक्त है, एक ले लो। मैं भी आगे एक रिकमेंड करूंगा, वो ले लो, तुम्हें जौन सी पसंद है वो वाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया, फिर नई रिसर्चों में मत घुसो भाई, फिर नया स्टार्ट करके कि अरे यार ये भी देख ले, वो भी देख ले, यहां से उठा ले, वो वक्त बर्बाद नहीं करना है। डिसाइड कर लिया, उसको ढंग से फॉलो करो, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कहा था कि एक रिसोर्स में आगे तुम्हें खुद भी रिकमेंड करूंगा और तुम्हारी रिसर्च का थोड़ा सा वक्त जाया होने से मैं भी बचा सकता हूं। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं 7 ईयर फिजिक्स वाला की जेई मेंस के ऑल 143 शिफ्ट्स के पीवाईक्यूज की किताब के बारे में। अब मैं तुम्हें ये रेकमेंड क्यों कर रहा हूं लाके, वो इसलिए क्योंकि सबसे पहला 2019 के बाद से एनटीए ने अपने सारे पेपर्स जो हैं वो ऑनलाइन कर दिए हैं, तो जो 7 साल का ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है 2026 के पेपर को प्रिडिक्ट कर पाने के लिए, ठीक है। तो ये किताब वो काम बखूबी करती है। वहां से लेके अभी तक जितने ऑनलाइन पेपर्स हुए हैं सारे शिफ्ट्स के तुम्हें इसमें पेपर मिलते हैं। क्या क्या तुम्हें इसमें मिलता है, जब तुम किताब खोलोगे तो सबसे पहले तुम्हें ये एनालिसिस मिलेगा। ये तुम देख पा रहे हो कि हर चैप्टर से कितने सवाल कैसे कैसे आए हैं। इसके आगे तुम देखोगे सेगमेंट वाइज जो है एनालिसिस है। जब मैं किताब खोलूंगा तो यहाँ पे टॉपिक वाइज
और चैप्टर वाइज, पहले चैप्टर वाइज बांटे गए हैं, उस चैप्टर में सब टॉपिक्स के हिसाब से जो है सारी चीजें बांट दी गई हैं। और तुम देखोगे जैसे केमिस्ट्री की किताब है तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर इतने सवाल आए इस साल में है, इनके सारे जो जवाब हैं वो इन्होंने एनटीए से वेरीफाई कर लिए हैं, तो जो किताब है ट्रूली एररलेस बन जाती है। अगर मैं एक नंबर दूं तो 3400 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं जो कि 66 एग्जाम सेट जो पिछले 7 सालों में हुए वहां से उठाए गए हैं। ये किताब तुम्हें पीडब्ल्यू के स्टोर पे मिल जाएगी, अमेजॉन का लिंक वगैरह भी मैं डाल दूंगा। नर्ड 150 नाम का हमारा कोड है, अगर तुम वो कोड इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। जंपिंग बैक टू द वीडियो, दूसरी चीज और दूसरी बात, हो सकता है कईयों ने ये सुनी हो, मुझे लगता है मेरी ऑडियंस ने थोड़ी कम मानी है अभी तक। अपने आप से पूछो कि मैं किस तरीके के सवाल सॉल्व कर रहा हूं और क्या तुम केवल इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सीधी सीधी बात है, अगर तुम किसी पर्टिकुलर मटेरियल के 90% क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर ले जा रहे हो तो तुम्हारा अब अपग्रेड करने का मौका आ गया है। ये किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, मैंने ऐसा देखा है अक्सर कि बच्चों ने एक सेट ऑफ पीवाईक्यूज उठाते हैं, सारे पीवाईक्यूज नहीं कर पाते हैं, तो जैसे फिजिक्स है तो क्या करेंगे 2025 और 24 का फिजिक्स का पीवाईक्यूज उठा लेंगे और उसमें से सब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 2024 की फिजिक्स तो बहुत ही ज्यादा आसान थी और 25 की भी कोई खासा मुश्किल नहीं थी एज सच। तो ये दोनों सॉल्व करके वाला हो जाएंगे बहुत खुश, लेकिन जो असली डेवलपमेंट है वो उनका हो नहीं पाएगा। तो इससे बेहतर तुम्हें क्या करना होगा कि कुछ सवाल मैंने 25 के लगाए, कुछ सवाल 24 के लगाए, 24 के सवाल मैंने अगर 20 सवाल लगाए तो उसमें से 18 मेरे फटाफट हो गए, तो मुझे समझ आया यार अपग्रेड करने की जरूरत है। तो तुमने पता किया कि कब मुश्किल आए थे, तो तुमने देखा अच्छा 2022 का पेपर मुश्किल था, 2021 का फिजिक्स का पेपर मुश्किल था, 23 का डिसेंटली मुश्किल था, बहुत ज्यादा तो नहीं, डिसेंटली मुश्किल था। तो बजाय इसके कि अब तुम इसी 24 के 20 सवाल और लगाओ फिजिक्स के उस पर्टिकुलर चैप्टर के जिसके भी तुम लगा रहे हो, तुम जंप कर जाओगे 22 के क्वेश्चंस पे, 21 के क्वेश्चंस पे, 23 के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो इसको कहेंगे अपग्रेड करना। बच्चों को लगता है अपग्रेड करने का मतलब, अभी इसने पिछले में बोला कि अब तुम नई किताबें मत ढूंढो, अब तुम नए वो मत ढूंढो, और अब ये कह रहा है अपग्रेड करो। तो अपग्रेड करने में मैंने प्रॉपर तुम्हें सिनेरियो समझा दिए, ठीक है, ऐसे होता है अपग्रेड। एक ही रिसोर्स में तुम देखा है मैंने कि भाई एक ही एक्सरसाइज सॉल्व कर करके खुश होते रहेंगे, एक किताब ले ली, सपोज एक रेफरेंस बुक ले ली, उसी में सवाल सॉल्व कर करके खुश होते रहेंगे। भैया कहते कहते मर गया कि HCV सॉल्व कर लो या वो सॉल्व कर लो, बट नहीं, हम तो बिल्कुल ही एक, हमने जो XYZ किताब ले रखी है उसी पे रहेंगे, बाकी सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मेंस हैज आल्सो स्टार्टेड आस्किंग टफर क्वेश्चंस विद 1 और 2 बीइंग सरप्राइजिंगली हाई। तो वही मैंने कहा कि अगर तुम 25-24 में से बस इतना ही है कि आसान आसान सवाल मैंने कर दिए, तो मेंस के पेपर में अगर मुश्किल सवाल आ गया तो तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड होगे ही नहीं, सीधी सी बात है। तो ट्राई ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये मैंने पूरा, ये जो एग्जांपल है मुझे लगता है इससे बेहतर मैं नहीं समझा सकता था, ढंग से मैंने इस बात को तुम्हें समझा दिया है, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं, डू नॉट इंस्टेंटली सी द सॉल्यूशन। इसके ये पॉइंट और इसके बाद वाला पॉइंट ये तुम्हारे एवरीडे लेकर आना है। अब चाहे तुम करंट 12वीं का जो पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, 11वीं का रिवीजन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, प्योरली पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बात सब में लेकर आ सकते हो, बहुत हेल्पफुल होगी। और मेन से ज्यादा ही एडवांस के पीवाईक्यूज जब तुम लोग प्रैक्टिस करने बैठोगे ना तब ज्यादा यूजफुल होगी। क्या है इसमें, अगर तुमने सपोज करो कोई सवाल बनाया, ठीक है, तुमसे वो सवाल नहीं बना और तुम फंस गए। मेंस के क्वेश्चन में जनरली जो आंसर होता है, जैसे मैथमेटिक्स में ले तो 7 से 8 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मान लो तुम यही फंस गए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और तुम शुरुआत में ही फंस गए और तुम्हें जूझ ही नहीं रहा कि यार इसमें करें क्या, कैसे होगा, क्या होगा। तो बजाय इसके कि तुम जाके पूरा उत्तर देख लो, सिर्फ पहले के 2-3 स्टेप या जस्ट नेक्स्ट स्टेप उस सॉल्यूशन में बस वो देखाओ कि अच्छा ये समझ आ गया, अरे यार यहाँ बाय पार्ट्स लगाना था, ओके ठीक है, अब आगे नहीं देखूंगा, आगे मैं सारा फिर खुद सॉल्व करने की ही कोशिश करूंगा। हो सकता है आगे उसमें कुछ और तुम्हें दिमाग लगाने का मौका मिले, कुछ और सीखने को मिले। जितना ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद चीजें देखोगे, उतना बेहतर है। तुमने पूरा सॉल्यूशन देख लिया, मैं खुद ही बोलता हूँ कि सॉल्यूशन देख सकते हो और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो तुमने पूरा सॉल्यूशन देख लिया तो थोड़ी सी लर्निंग तुम्हारी कम हो जाएगी। अब इसमें ये डिबेट आता है कि भैया वक्त कम है ना, और ऐसे में कितना ज़्यादा करूंगा यार, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास 4 ही महीने जेईई मेंस के लिए, मेरा बैकलॉग वगैरह भी है और वो सब भी है। तो ठीक है, ऐसे में मैं कहूँगा कि ये टेक्निक तुम सबसे डिफिकल्ट वाले सवालों के लिए लगा लो, जिसमें वाकई 8 से 10 स्टेप हैं, तुम्हें दिख रहा है कि अच्छा लंबा जाएगा, उसमें जस्ट नेक्स्ट स्टेप देख लो। अगर तुम्हें समझ आ रहा है कि अच्छा यार ये स्टेप जो मैंने देखा उसके बाद पूरा सॉल्यूशन खत्म ही हो गया, तो कोई बात नहीं, फिर ऑफकोर्स उसमें तो तुम्हें कुछ बचा ही नहीं ना देखने के लिए, तो वहां तुम्हारा वक्त जाया नहीं होगा। बट ये एक अच्छी टेक्निक होती है, अक्सर काम करती है। और मेरा एक दोस्त है, वो अभी IIT रुड़की में है, उसी ने मुझे ये टेक्निक बताई थी, तो मेरे लिए भी काम आई और उसके लिए तो कितनी ज्यादा काम आई, कितनी बेहतर काम आई। तो ये टेस्टेड तरीका मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया, तुमने एटलीस्ट 2 मिनट। अच्छा ये भी एक चीज की क्वेश्चन, यार मैं अपनी पीपीटी नहीं पढ़ता ये भी एक चीज की क्वेश्चन शुरू करने से पहले या हार मानने से पहले 2 मिनट सोचो जरूर, और हर वो तरीका ट्राई करो जिससे तुम्हें लगता है कि वो सवाल सॉल्व हो सकता है। सीधा हार मत मानो, इज व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ट्रिक, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सही चीज है, ये बहुत ज्यादा काम आती है, और ये काम आती है तुम्हारी रेगुलरिटी बना के रखने में और तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन बचाने में। बहुत ही ज्यादा कारगर, बहुत ही ज्यादा सही चीज है। मान लो कि तुमने एक स्टडी सेशन लगाया और उसमें तुमने करीब 20 सवाल जो है सॉल्व करे, अच्छी बात है। बीच में देन यू टुक अ ब्रेक, बनता भी है तुम्हारा ब्रेक लेना। अब जब तुम ब्रेक से आओ ना, तो वो जो 20वां क्वेश्चन तुम लगा के गए हो उसको रीसॉल्व कर लो। अब तुम सोचो क्या पागल है क्या, एक क्वेश्चन का टाइम वेस्ट करवा रहे हो भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ उससे होगा क्या। जब तुम ये 20वां क्वेश्चन लगाओगे तो ये 20वां क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया रखा है, तो इसको सॉल्व करना तुम्हारे लिए होगा अथाह इजी। दूसरा, जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ फटाफट मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, भले ही रिपीटेड है बट सॉल्व तो किया, और उससे तुम पकड़ोगे मोमेंटम। जब तुम मोमेंटम पकड़ोगे तो जो आगे का स्टडी सेशन है ना, जो तुम्हें इसके बाद जिन चीजों को पढ़ना है, वो सारी चीजें तुम एक मोमेंटम के साथ पढ़ पाओगे। और जो प्रोक्रेस्टिनेट करते कि अरे यार अगला सवाल मुश्किल है, 10 मिनट बाद पढ़ने बैठता हूँ, अच्छा 20 मिनट पढ़ने बाद बैठता हूँ, रील देखना तुम्हें भी आसान लग रहा होता है और वापस क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाना मुश्किल, तो ये एक इजीली इनिशिएशन हमने बना दिया। तो ये बहुत सही चीज है, ये मेरी टेक्निक नहीं है, बहुत समय से चली आ रही है, बहुत सही टेक्निक है। इस पे बात मैंने बहुत कम होते हुए देखा है, तो इसको तुम फॉलो करो, बहुत कारगर तुम्हारे लिए हो सकती है। और आखिरी चीज ये अगेन वापस आ गए हम बोरिंग वाली उस पे, आज बोरिंग वाली उन पे मैं एक क्लाउड बना दे रहा हूं, क्योंकि अब हमारे जेई ऑडियंस को भी एकदम एंटरटेन करके रखना पड़ता है भाई। टिप अच्छी बात भी बताओ तो एंटरटेनिंग और नई नई खोज के लाओ, स्क्रिप्ट राइटर वाली फीलिंग आती है कभी कभी मुझे। बहरहाल मॉक रिजल्ट सिर्फ एनालिसिस के लिए रेलेवेंट होना चाहिए, बात खत्म। उससे ज्यादा उसका कोई मोह नहीं होना चाहिए, मोह समझते, उससे लगाव नहीं होना चाहिए तुम्हें। मैंने ये एडवाइस इसलिए डाली क्योंकि मैंने अपने मेंटोरशिप के अभी भी बच्चों को देख रहा हूँ जो 2026 के एस्पायरेंट्स हैं, बहुत परेशान है बालक, मॉक में नंबर नहीं आ रहे, सिर्फ 80 नंबर आते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ भैया, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। देखो एनालिसिस करो, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। बहुत सिंपल मैं कहता हूँ, मॉक रिजल्ट पे डिमोटिवेट होकर टाइम वेस्ट करना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ। मॉक दो, एनालाइज करो, गलतियों से सीखो, उनको इंप्लीमेंट करो, मॉक दो, एनालाइज करो, गलतियों से सीखो, इंप्लीमेंट करो, बस ऐसे साइकिल चलेगी। ये एडवाइस मैं तुम्हें कई दफे दे चुका हूं, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा, बट बस सीधी सी बात है, प्लीज मॉक्स के रिजल्ट से फालतू दिल नहीं लगाना है। कभी भी लगने लगे कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, तो बस ये याद रखो कि मॉक के रिजल्ट के बेसिस पे तुम्हें कॉलेज नहीं मिलना, जेई के रिजल्ट के बेसिस पे मिलना है। और जब तक वो आएगा तब तक तुम सही कर चुके होगे, तब तक तुम सीख चुके होगे, और सीखोगे कैसे, इसको एनालाइज करके। दिल पे लगाने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।